नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी दो भर्तियों के बारे में जो शिक्षा विभाग ने अभी हाल फिलहाल में निकाली है। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां आई है, लेकिन बहुत कम पदों पर भर्तियां आई है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और इनमें एग्जाम फाइट करके नौकरी लग के अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए किस प्रकार हम रणनीति बनाकर सक्सेस हो सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि जो भर्तियां आई है वो बेरोजगारों की आशा के अनुरूप थोड़ी नहीं आ पाई है, क्योंकि बेरोजगार सालों से तैयारी कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि काफ़ी मात्रा में भर्तियां निकालेगी गवर्नमेंट, लेकिन भर्तियां तो निकली। शिक्षा विभाग की ये जो भर्तियां फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनमें पद थोड़े कम आए हैं। तो सरकार जरूर इस पर मंथन करेगी। हो सकता है आने वाले समय में जो पद है वो आपको बढ़े हुए मिल सकते हैं, क्योंकि डीपीसी होके जो सेकंड ग्रेड में पोस्ट खाली हुई है उन पे भर्तियां निकल सकती है, या इसमें ऐड कर सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें डीपीसी होने के बावजूद भी काफ़ी पद खाली रह गए, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिला के दोनों जो भर्तियां हैं उनमें पद बढ़ने के काफ़ी आसार है, और वो आसार तब बढ़ जाते हैं जब बेरोजगार अलग अलग माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं भाई। देखिए, देखते हैं किस प्रकार प्रिंट मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक बेरोजगारों ने अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयत्न किया है। सरकार जरूर संवेदनशील सरकार बेरोजगारों की बातों पर ध्यान देंगे। देखिए, प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी है कि 10,515 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता बनाया, फिर भी 7,000 पद खाली। मतलब वर्तमान समय में कितने 17,611 पद खाली है, वो अब डीपीसी हो चुकी है, इनको नियुक्ति मिल रही है। तो 10,515 पद तो भरे जाएंगे, उसके बावजूद भी लगभग 7,000 पद है जो स्कूल व्याख्याता के खाली रह जाएंगे। लेकिन सरकार ने अभी जो है 2,202 पदों के आसपास की जो भर्ती निकाली है, ये भर्ती कंप्लीट होने के बावजूद भी 5,000 पद खाली रह जाएंगे, जो बेरोजगारों की दृष्टि से या देखें स्कूली शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा सही नहीं है। क्योंकि स्कूली शिक्षा वो फाउंडेशन बेस होता है जहाँ से बच्चा प्रगति की नई राह पर चलता है। तो उस फाउंडेशन जो स्कूली शिक्षा का उसका बेस होता है वो मजबूत होना चाहिए। वो मजबूत कब होगा? जब शिक्षा विभाग में एक भी पद खाली नहीं रहेगा। तो सरकार को मंथन करना चाहिए कि डीपीसी और ये 2,000 पदों की जो भर्ती निकली है, इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी फर्स्ट ग्रेड के 5,000 पद खाली रह जाएंगे। तो निश्चित तौर पे सरकार और भजनलाल सरकार काफ़ी संवेदनशील है बेरोजगार साथियों के लिए। तो इसमें पद बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सरकार इसमें बढ़ा सकती है 2,500 से 3,000। यदि ये भर्ती 5,000 के आसपास हो जाए तो बेरोजगारों को काफ़ी खुशी मिलने वाली है भाई। देखिए, ये प्रमुखता से खबर छपी है तो सरकार के जरूर संज्ञान में आई है ये बात। ये देखिए, अलग अलग विभागों में जो पदों की रिक्तियां हैं उनके बारे में देखिए। व्याख्याता, इन्हें 17,338 पद खाली है, जिसमें ये डीपीसी होने के बावजूद भी कितने 7,000 के आसपास पद खाली रह जाएंगे। तो इसमें काफी अच्छा चांस है पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि 7,000 के आसपास पद खाली है, 2,000 की भर्ती निकली है, तो इसमें पद बढ़ाए जा सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक, ये देखिए 25,000 के आसपास पद खाली है, डीपीसी हुई है तो और पद खाली हुए हैं। तो इसमें भी पूरे आसार है कि भर्ती में पद बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। ये देखिए, बेराराम नाम की यूजर है जिन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि ये जो स्कूल व्याख्याता पद बढ़ाओ, इसकी मांग देश में नंबर 1 ट्रेंड कर चुकी है भाई। बेरोजगार साथियों ने ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से देश में नंबर 1 लाके अपनी आवाज बुलंद करने या सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि हमें जो है इस भर्ती में पद बढ़ाने की पूरी सरकार से आशा है, और उम्मीद करते हैं कि वो सरकार पद बढ़ाएगी, क्योंकि आशा के अनुरूप पद नहीं आए हैं। ये देखिए, आगे देखते हैं। अलग अलग माध्यम से राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ, इन्होंने भी मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिख के जो क्या है स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में पद बढ़ाने की मांग की। इनके प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल, इन्होंने भी ये मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिख के कहा है कि इस फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में पद बढ़ने चाहिए। अब देखिए, बात हम करते हैं वरिष्ठ अध्यापक। फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ जो वरिष्ठ अध्यापक, जिसे हम सेकंड ग्रेड टीचर बोलते हैं, उनकी भी जो भर्ती आई है वो काफी कम आई है भाई। 2,129 पदों की भर्ती आई है। भर्तियां अलग अलग क्षेत्र में काफी अभी निकली है, लेकिन शिक्षा विभाग की जहां तक बात करें और खास तौर पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करें तो आशा के अनुरूप ये भर्तियां नहीं आई है। सरकार निश्चित रूप से इसमें पद बढ़ाने का
प्रयत्न करेगी या बढ़ा सकती है इसमें पद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। तो देखिए वरिष्ठ अध्यापक के 25,351 पद तो खाली है, लेकिन भर्ती कितनी आई है? 2129 पदों पर भर्ती आई है। तो इसमें काफी चांस है भाई, सेकंड ग्रेड में बहुत ज्यादा चांस है कि भर्ती में पद बढ़ेंगे। ये देखिए 13 सालों में 6 बार भर्ती हुई है, जिसमें सबसे कम 2024 में पद आए हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार को इसमें थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। निवेदन है बेरोजगारों को राहत मिले, तो वरिष्ठ अध्यापक लेक्चर के पद भी बढ़े। ये नेशनल फ्रीडम यूनियन नाम का एक संगठन है, उनके अध्यक्ष हनुमान किसान, उन्होंने ये मांग रखी है कि वरिष्ठ अध्यापक के महज 2129 पदों पर भर्ती निकालना बेरोजगारों के साथ थोड़ा सही नहीं है। विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के साथ साथ स्कूल व्याख्याता भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, इससे युवाओं को राहत मिलेगी। और निश्चित तौर पर यदि दोनों भर्तियों में पद बढ़ेंगे तो बेरोजगार साथियों को राहत मिलने वाली है। ये देखिए एजुकेशन नगरी है, उन्होंने ये खबर प्रमुखता से छापी है कि वरिष्ठ अध्यापकों के 25,351 पद खाली है, पद बढ़ाने की मांग। इन्होंने कहा है कि बेरोजगार साथी लगातार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि आशा के अनुरूप भर्तियां नहीं आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड से जुड़ा मामला, 25,000 से ज्यादा पद रिक्त मगर 2,000 के आसपास पर हो रही है भर्ती। वरिष्ठ अध्यापक पद पर 13 सालों में 6 बार भर्ती, जिसमें सबसे कम इस बार पद आए हैं। ये देखिए भाई, भर्ती के लिए 26 से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया। अब बेरोजगार कर रहे हैं पदों की संख्या बढ़ाने की मांग। बेरोजगार नेता हनुमान किसान ने इस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग करी है। तो अलग अलग जो बेरोजगार साथियों के नेता है वो भी समय समय पे मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन भर्तियों में पद बढ़ाए जाए। तो ये तो है पद बढ़ाने और पद कम आने की बात। आपको तैयारी करनी है पूरे एकाग्रता के साथ। पद निश्चित तौर पे बढ़ेंगे क्योंकि थोड़े कम पद आए हैं, और बढ़ने के आसार इस कारण लग रहे हैं क्योंकि रिक्तियां भी काफी है। तो सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि शिक्षा विभाग में इतने पद खाली रहे। तो निश्चित रूप से इसमें पद ऐड किए जा सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। और समय समय पर अलग अलग बेरोजगार साथी है या उनके संगठन है या उनके नेता है वो मांग करेंगे तो सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और पद बढ़ाएगी। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप पर इन भर्तियों में पद बढ़ने वाले हैं भाई। अब देखिए बात करते हैं सिलेक्शन की, बात करते हैं तैयारी की, बात करते हैं पढ़ाई की। किस प्रकार आप इन भर्तियों को क्रैक कर सकते हैं, इन भर्तियों में नौकरी लग सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि वो बाट जो है बैठे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सरकारी सेवा में जाएगा और मेरे को ऐसे चैन की नींद आएगी कि मैंने जो सपने देखे थे मेरी औलाद सक्सेस हो वो आज पूरा हो गया। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले जो आपका उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। आपका टारगेट एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूं और इसमें सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। ऐसे नहीं इधर भटक गया इधर भटक गया इस भर्ती में। हाँ, वर्तमान बेरोजगारी के इस महाकुंभ में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश है, अपना जो सामाजिक ढांचा है, उसकी सोच वर्तमान समय में ऐसी है कि सरकारी नौकरी ही सर्वमान्य मानी जाती है। भले ही आप प्राइवेट में महीने के 2 लाख रुपए कमाएं, भले ही आप कितनी आलीशान लाइफ जिए, भले ही आप खूब मस्ती करें, लेकिन उसकी बजाय तवज्जो किसको दी जाती है? ज्यादा सरकारी नौकरी को दी जाती है, जो कहीं ना कहीं सही भी नहीं लगती। क्योंकि सक्सेस मैटर करता है, ये नहीं कि वो कौन से फील्ड में हुआ है या सरकारी में ही हुआ है, बस बंदा सक्सेस होना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान जो सामाजिक परिवेश है, उसमें सरकारी नौकरी को सर्वश्रेष्ठ दर्जा सा दे दिया है कि भाई सरकारी नौकरी जिसके पास है वो ही योग्य है। तो जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने बिजनेस कर लिया अलग से, उनकी बात अलग है। जो इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि किस प्रकार वो नौकरी लग सकते हैं। देखिए स्पष्ट उद्देश्य, आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अलग अलग भर्तियां आई है और हमेशा से होता है एक साथ बहुत सारी भर्तियां निकलती है और बहुत सारे बेरोजगार साथी उनमें उलझ के रह जाते हैं कि इसका भी दे लूं, इसका भी दे लूं, इसमें भी सिलेक्शन उसमें भी सिलेक्शन, फिर किसी में भी नहीं हो पाता। तो आपको टारगेट एक लेके चलना है, उसके बाद प्लान बी के तौर पर बाकी भर्तियों को लेना है कि कौन कौन से टॉपिक सेम है, कौन कौन सा सिलेबस सेम है। उसके हिसाब से मेन जो फोकस आपका होना चाहिए वो जो आपकी प्रमुखता से जो भर्ती है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वही होना चाहिए। तो आपका उद्देश्य जो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तब जाके आप अपने टारगेट को हासिल कर पाओगे। दूसरी बात देखिए नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। किसी भी चीज में आपने देखा होगा वो खरगोश और कछुए वाली कहानी
खूब सारी पढ़ी है आपने और हर बेरोजगार साथी ने पढ़ी है। तो नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही आप 6 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े या 10 घंटे पढ़े, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़े। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए, 3 दिन मस्ती कर ली या 3 दिन नहीं पढ़ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर 3 दिन आप नहीं पढ़ोगे तो 4 दिन पढ़ा है वो साफ हो जाएगा। इस कारण आपको नियमितता रखनी है, भले ही आप 6 घंटे पढ़े। और ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी के अलावा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप 6 घंटे 6 महीने तक रेगुलर तैयारी करके निकाल नहीं सकते, क्योंकि मानव जो मस्तिष्क है उसकी क्षमता अपार है। तो ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी के अलावा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप 6 महीने रेगुलरिटी के साथ तैयारी करके निकाल नहीं सकते। तो ये तो भाई यूपीएससी से बहुत छोटा एग्जाम है। तो आपको नियमितता बनाए रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि रेगुलर मेरे को 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तब जाके आप अपने टारगेट को हासिल कर लोगे। त्याग, त्याग बहुत बड़ी चीज है और हर किसी से होता भी नहीं है भाई। जो जिन्होंने भी त्याग किया है, इतिहास में जिन्होंने भी त्याग किया है, उनको हम आज भी याद करते हैं। भले ही वो वीर तेजाजी महाराज हो, भले ही वीर दुर्गादास राठौड़ हो, पन्नाध्याय हो, जिन्होंने भी त्याग किया है उनको हम आज भी पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको भी एक त्याग करना पड़ेगा। आपको उन महापुरुषों की तरह त्याग नहीं करना, उन लोक देवताओं की तरह त्याग नहीं करना। आपको त्याग करना है मायरा, मौसर, मोखान, ब्याव, इन चीजों का त्याग करना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या होता है, इधर से एग्जाम आते हैं और ये सदा से रघुकुल रीत सदा चली आई, एक तरफ परीक्षा दूसरी तरफ ब्याह, ये तो चलता ही आया भाई। तो आपको त्याग करना पड़ेगा, उस परीक्षा को साइडलाइन नहीं कर सकते आप उन शादियों के चक्कर में। आपको उन शादियों का त्याग करना पड़ेगा। शादियां होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी, 1 साल बाद अटेंड कर लेना, लेकिन त्याग आपको करना ही पड़ेगा। यदि त्याग नहीं करोगे तो आप मान लो महीने के 20 दिन पढ़ रहे हो, 10 दिन किसी शादी में लपेट लिए गए तो आपका पढ़ा पढ़ाया साफ है और बाकी के लोग आगे निकल जाएंगे। तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आप ठान लो अपने मन में कि जब तक मैं अपने टारगेट को पूरा नहीं करूं, जब तक सरकारी नौकरी में जाकर रजिस्टर में साइन नहीं कर दूं, तब तक मैं किसी शादी, ब्याह, मायरा, मोखान या छूचक इसमें नहीं जाऊंगा। बहुत ज्यादा जरूरी, जहां आपको लगता है कि यहां ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां आपको कुछ समय के लिए जाके आना चाहिए। ऐसा नहीं जाके पावणे जाके बैठ गए 10 दिन बस आराम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस तैयारी कर रहे हो, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। तो खास तौर पे ध्यान रखें भाई। और मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं करने जा रहा हूं एमसीक्यू की। आपने टॉपिक पढ़ ली, थ्योरी पढ़ लिया पूरा, लेकिन जब एमसीक्यू नहीं, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं निकाले, तो आप एग्जाम में उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी आप कल्पना कर रहे हो। आपके सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है एमसीक्यू, और मेरा तो है भाई। मैंने बहुत नजदीकी से महसूस किया है कि मैंने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए कम से कम 25 से 30 हजार ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम में निकाले हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल निकालोगे, क्योंकि परीक्षा आपकी कैसी है, ऑब्जेक्टिव टाइप की है, तो उसी प्रकार आपको तैयार होकर जाना है एग्जाम में। आपको लगे एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद ऐसे लगे कि मैं मॉडल पेपर हल कर रहा हूं, इस तरीके से इतने आप ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए। बताओ कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कहां से सवाल बनाएगा एग्जामिनर। तो इतने आप एग्जाम में जाने से पहले ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए कि आपको परीक्षा का भय ही खत्म हो जाए। कई बार क्या होता है, अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी परीक्षा में भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव नहीं निकाले हैं, उन्होंने थ्योरी पढ़े हैं और उनको लगता है पता नहीं कैसे सवाल आएंगे। और जिन्होंने ऑब्जेक्टिव निकाल रखे हैं उनको तो पता है कि इस तरीके से सवाल आने वाले हैं। 33% ईजी आने वाले हैं, 33% मध्यम आने वाले हैं, 33% हार्ड आने वाले हैं, और 1-2% ऐसे हैं जिनको हंस के छोड़ना है। तो बस ये तैयार कब होके जाता है बंदा, जब उसने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल निकाल लिए। तो ये था भाई अपना एक छोटा सा सेशन बेरोजगार साथियों के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो भर्तियां आई हैं उनमें पद भी बढ़ने चाहिए। और वो तो अलग बात है, वो सरकार का काम है पद बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। आपका काम है जो भर्तियां आई है उनकी रेगुलरिटी के साथ, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए नियमितता के साथ तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट।